क्या आप जानते हैं कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से बिना शादी के साथ रहना चाहें तो कानून उन्हें कैसे देखता है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर पुलिस या परिवार आपको परेशान कर सकता है? और अगर कल को रिश्ता टूट जाए तो मकान, पैसे और अधिकारों का क्या होगा? ये सच में बहुत ही जरूरी सवाल हैं। आइए इन्हीं सवालों के जवाब आज कानून की असली दुनिया से निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की। बिल्कुल, समाज की नज़र में भले ही ये टेढ़ी खीर हो, लेकिन इस कानूनी सफ़र में इसके क्या नियम हैं, कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और क्या है वो छोटी छोटी बातें जो आपको बड़ी कानूनी उलझनों से बचा सकती हैं, आज हम लीगल माइंड की सोच से इसे ही समझेंगे। इसका उद्देश्य आपको एक स्पष्ट और व्यावहारिक समझ देना है। मुझे लगता है ये विषय आज के समय में इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि समाज की सोच और कानून की जो किताबें हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। हाँ, फासला तो है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि दो लोग साथ रहने का फैसला तो बस जोश जोश में कर लेते हैं, लेकिन जब असल ज़मीनी हकीकत का सामना होता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें और अपना बचाव कैसे करें। सही बात है, मतलब शुरुआत यहीं से करते हैं। जब दो लोग तय करते हैं कि चलो अब साथ रहते हैं तो मामला बड़ा रोमानी होता है, एकदम फिल्मों जैसी फीलिंग आती है। हाँ, शुरुआत में तो सब अच्छा ही लगता है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब अपना बैग लेकर मोहल्ले में किराए का मकान ढूंढने निकलते हैं। मतलब कानून तो कह देता है कि आजादी है, लेकिन मोहल्ले के लोग और मकान मालिक तो अपनी अलग ही पंचायत चलाते हैं। वो तो अपनी अलग अदालत लगाकर बैठते हैं। बिल्कुल, किराए का मकान ढूंढने जाओ तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। ऐसे में आम आदमी आखिर क्या करे? देखिए, असली लड़ाई अक्सर कोर्ट के कमरों में नहीं, बल्कि मोहल्ले के चौराहों और मकान मालिक के ड्राइंग रूम में ही लड़ी जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो यहाँ सबसे पहले कानूनी जमीन को समझना होगा। भारत में ना लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से कानूनी है। अगर दो लोग 18 साल से ऊपर हैं, यानी बालिग हैं, और दोनों की आपसी सहमति है, तो वे अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई खास नियम या कोई पेपर वर्क? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान, विशेष रूप से जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार देता है, वो इसकी पूरी इजाज़त देता है। अच्छा। इसके लिए किसी मंदिर के फेरे या कोर्ट में किसी तरह की रजिस्ट्री की कोई अनिवार्यता नहीं है। मतलब कोई सरकारी मोहर या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस मन मिला और एक छत के नीचे शिफ्ट हो गए। कानूनी तौर पर हाँ, किसी सरकारी दफ्तर से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और अभी हाल ही में मार्च 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है। अरे वाह, क्या कहा है अदालत ने? अदालत ने साफ कर दिया है कि जो कंसेंटिंग एडल्ट्स होते हैं, यानी आपसी सहमति से साथ रह रहे दो बालिगों का लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है, भले ही उनमें से एक व्यक्ति शादीशुदा ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब कानून दो वयस्कों की निजता का पूरी तरह सम्मान करता है। एकदम सही कहा आपने। यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूंगी और जरा कड़वी सच्चाई पर आते हैं। कानून अपनी जगह है, लेकिन मान लीजिए कोई कपल लखनऊ, पटना या कानपुर जैसे छोटे शहरों में रह रहा है। वहाँ तो माहौल थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल, वहाँ परिवार वालों को जैसी भनक लगती है कि लड़का या लड़की बिना शादी के किसी के साथ रह रहे हैं, तो वो सीधे थाने पहुंच जाते हैं। लड़की के घर वाले अक्सर लड़के पर अपहरण यानी किडनैपिंग का झूठा केस ठोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है हमारे यहाँ। अब वहाँ पुलिस भी कभी कभी मॉरल पुलिसिंग करने लगती है। ऐसे माहौल में एक आम इंसान खुद को कैसे बचाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओह, तब पुलिस तो 100 रुपए का एग्रीमेंट देखकर ये नहीं कहेगी ना कि आर्टिकल 21 के तहत ये आजाद है। उस शुरुआती 24 घंटे की दहशत में क्या किया जाए? ये आपने बिल्कुल जमीनी बात पूछी है। परिवार का दबाव और झूठे केस का डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और पुलिस का रवैया भी अक्सर दबाव में बदल जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर सही रणनीति काम आती है। डरने या छुपने के बजाय सिस्टम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब किराए का घर लिया जाए तो रेंट एग्रीमेंट दोनों के नाम पर, यानी जॉइंट बनवाना चाहिए। अच्छा, दोनों के नाम पर? हाँ, इससे ये दिखता है कि दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रख रहा। और अगर परिवार से कोई धमकी मिले या लगे कि थाने में झूठा केस बनाया जा सकता है, तो मामला बिगड़ने से पहले खुद आगे आना चाहिए। खुद आगे आना? मतलब सीधा पुलिस के पास जाना? ये तो आग में हाथ डालने वाली बात हो गई। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही असली बचाव है। देखिए, अब हमारे देश में पुराने सीआरपीसी की जगह नया कानून आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं।
BNS। इसके तहत पुलिस से सुरक्षा की मांग की जा सकती है। कपल लिखित में दे सकता है कि हम दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं और हमें अपने परिवार से खतरा है। और अगर पुलिस ना सुने तो? कई बार पुलिस भी तो घर वालों की साइड ले लेती है। अगर स्थानीय पुलिस न सुने या दबाव में काम करे तो सीधे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई जा सकती है। कोर्ट तुरंत पुलिस को निर्देश देता है कि इन दोनों को सुरक्षा दी जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल चीज है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि जब किसी के हाथ में हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है तो कोई मकान मालिक, मोहल्ले का नेता या पुलिस वाला बेवजह तंग नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। मतलब अगर कानून का सही रास्ता पकड़ लिया जाए तो समाज के तानों और धमकियों दोनों से बचा जा सकता है। एकदम सही कहा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि घर ले लिया, मोहल्ले वालों को भी संभाल लिया, अब दोनों साथ रह रहे हैं। यहाँ एक चीज आती है जिसका अक्सर जिक्र होता है, लिव इन अग्रीमेंट। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। ये तो ऐसा हो गया जैसे नई गाड़ी निकालने से पहले उसका फुल इंश्योरेंस करा लेना। लेकिन एक बात बताइए, जब दो लोग प्यार मोहब्बत की कस्में खा रहे हों, उस वक्त 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शर्तें लिखवाना, मेरा मतलब है, क्या ये रिश्ते में शक नहीं पैदा करेगा? लोग ऐसा ही सोचते हैं। मतलब आमतौर पर लोग कहेंगे कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। अक्सर लोग इसे रोमांस खत्म करने वाली चीज या शक की नजर से देखते हैं, लेकिन कानूनी दुनिया में इसे समझदारी कहते हैं। अच्छा, समझदारी कैसे? प्यार अपनी जगह है, लेकिन जब दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो बिजली का बिल, राशन का खर्च और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी आती हैं। लिव इन एग्रीमेंट कोई शक का दस्तावेज नहीं है, ये एक सुरक्षा का कागजी कवच है। तो मतलब ये आगे चलकर बहुत काम आता है? बिल्कुल। इसे नोटरी द्वारा बनवाया जा सकता है और ये कल को किसी भी झूठे आरोप से बचाता है। तो इस 100 रुपए के कागज में असल में लिखा क्या जाता है? सिर्फ खर्चे की बात या कुछ और भी? इसमें कई स्पष्ट बातें लिखी जाती हैं, जैसे घर का खर्च कैसे बटेगा, अगर कल को रिश्ता टूटता है तो साथ में खरीदे गए सामान का बंटवारा कैसे होगा। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और सबसे जरूरी बात, इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इस रिश्ते में कोई जबरदस्ती नहीं है और दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं। इसमें दोनों के फोटो, आधार कार्ड और हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, कागज पर लिख लिया। लेकिन इंसान तो इंसान है, कई बार गलतियां होती हैं। हाँ, वो तो है। मान लीजिए किसी कपल ने कोई अग्रीमेंट नहीं बनवाया, वो बस भावनाओं में बहकर साथ रहने लगे, 5 साल तक साथ रहे और फिर अचानक कोई बड़ा झगड़ा हो गया। लड़के ने रातों रात लड़की को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बहुत ही डरावनी स्थिति हो सकती है किसी के लिए भी। क्या कानून ये कहेगा कि तुमने तो कागज नहीं बनवाया था, अब तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी? नहीं नहीं, कानून इतना अंधा नहीं है और यहीं पर महिलाओं को एक बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है। अगर कोई रिश्ता लंबा चला है और समाज में उस कपल की छवि एक पति पत्नी जैसी है, तो कानून उसे शादी जैसे रिलेशनशिप यानी नेचर ऑफ मैरिज मानता है। नेचर ऑफ मैरिज। और ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे हम डीवी एक्ट कहते हैं, वो लागू हो जाता है। रुकिए, थोड़ा इसे साफ करते हैं। डीवी एक्ट तो आमतौर पर घरेलू हिंसा के लिए होता है ना, जो शादीशुदा जोड़ों पर लगता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो क्या ये लिव इन पर भी पूरी तरह लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। यही इस कानून की सबसे मजबूत बात है। अगर लिव इन रिलेशनशिप नेचर ऑफ मैरिज की श्रेणी में आता है तो डीवी एक्ट पूरी तरह लागू होता है। अच्छा, मतलब लड़की को सारे अधिकार मिलते हैं। हाँ, इसके तहत महिला को उसी घर में रहने का अधिकार है जिसे रेजिडेंस ऑर्डर कहते हैं। कोई भी रातों रात धक्के मारकर नहीं निकाल सकता, भले ही मकान पूरी तरह से लड़के के नाम पर ही क्यों ना हो। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई ऐसा करे तो तुरंत क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में महिला तुरंत 112 नंबर मिलाकर पुलिस की मदद ले सकती है। पुलिस को बताया जा सकता है कि वे लिव इन में हैं और उन्हें बेघर किया जा रहा है। बाद में कोर्ट से औपचारिक रेजिडेंस ऑर्डर लाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ये तय कैसे करता है कि कोई रिश्ता शादी जैसा है या महज एक टाइम पास? इसका पैमाना क्या है? कोर्ट इसके लिए कुछ खास चीजें देखता है, जैसे क्या दोनों ने अपने आर्थिक संसाधन मिला लिए थे, मतलब जॉइंट खाते वगैरह? हाँ, यानी क्या उनके जॉइंट बैंक अकाउंट थे या खर्चे साथ उठाते थे, क्या घर के कामों की जिम्मेदारी साझा थी, क्या वे समाज और दोस्तों के सामने खुद को एक कपल के रूप में पेश करते थे। लेकिन इन सब बातों को साबित कैसे करेंगे? इन सब बातों को साबित करने के लिए नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे हम BSA कहते हैं, जो पुराने एविडेंस एक्ट की जगह आया है, बहुत अहम रोल निभाता है। अच्छा, तो इसके तहत क्या सबूत माने जाते हैं? इसके तहत साथ की फोटो, बिल, जॉइंट बैंक अकाउंट
और यहाँ तक कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की चैट भी मजबूत सबूत माने जाते हैं। ये जानकारी बहुत काम की है। और पैसों का क्या? पैसों का मतलब? अगर एक पार्टनर दूसरे पर पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर था, तो ब्रेकअप के बाद तो वो इंसान सड़क पर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। नए कानून BNSS की धारा 144 के तहत महिला और बच्चे मेंटेनेंस यानी खर्चे की मांग कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी मिल सकता है लिव इन में? बिल्कुल। कोर्ट ये देखता है कि रिश्ता कितना स्थिर था, कितने समय तक चला और क्या एक पार्टनर दूसरे पर निर्भर था। अगर हाँ, तो गुजारा भत्ता देना पड़ता है। यहाँ एक और बहुत गंभीर मुद्दा आता है जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है। बताइए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति शादी का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाता है, कई सालों तक लिव इन में रहने के बाद वो मुकर जाता है। हाँ, ऐसे मामले बहुत आते हैं अदालतों में। आम भाषा में इसे धोखा कहते हैं, लेकिन कानून इसे कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ एक ब्रेकअप है या कोई बड़ा अपराध? ये एक बहुत ही संवेदनशील और बारीक कानूनी पहलू है। इसके लिए नई भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS कहते हैं, जिसने पुरानी IPC की जगह ली है, उसमें धारा 69 का प्रावधान किया गया है। अच्छा, तो इस धारा में क्या होता है? अगर ये साबित हो जाए कि व्यक्ति की नीयत शुरुआत से ही शादी करने की नहीं थी और उसने सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झूठा वादा किया था, तो ये एक बहुत गंभीर अपराध है और इसमें जेल हो सकती है। मुझे यहीं पर थोड़ा गहराई में जाना है, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ मामला लगता है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा तो है। मान लीजिए एक लड़का और लड़की सच में शादी करना चाहते थे, वो लिव इन में रहने लगे, लेकिन 3 साल बाद लड़के के परिवार वालों ने बहुत दबाव बनाया कि अपनी जाति में ही शादी करनी होगी, और लड़का उस दबाव के आगे झुक गया। ऐसा अक्सर होता है हमारे समाज में। उसने लड़की को छोड़ दिया। अब क्या ये शादी का झूठा वादा माना जाएगा और उसे जेल होगी, या फिर इसे सिर्फ एक मजबूर इंसान का ब्रेकअप मानकर छोड़ दिया जाएगा? दोनों में फर्क कैसे तय होगा? इसे समझने के लिए एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है। उसकी नीयत लोन चुकाने की है, लेकिन व्यापार में घाटा हो गया और वो दिवालिया हो गया। तो ये तो एक मजबूरी हो गई। बिल्कुल, ये एक सिविल मामला है। लेकिन अगर उसने जाली कागजात देके लोन लिया था और उसका कभी चुकाने का इरादा ही नहीं था, तो ये धोखाधड़ी यानी फ्रॉड है। अच्छा, समझी। यही लॉजिक शादी के झूठे वादे पर लागू होता है। कोर्ट ये देखता है कि पहले दिन नीयत क्या थी। मतलब इंटेंशन सबसे जरूरी है। हाँ, अगर लड़के को पहले दिन से पता था कि उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे और वो कभी शादी नहीं कर पाएगा, फिर भी उसने लड़की को झूठा सपना दिखाया, तो ये BNS की धारा 69 के तहत अपराध है। लेकिन अगर शुरुआत में दोनों की नीयत साफ थी और बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी या आपसी अनबन हो गई जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई, तो कोर्ट इसे अपराध नहीं मानता। कोर्ट सबूतों, चार्ट्स और परिस्थितियों के आधार पर यह बारीक अंतर तय करता है। कमाल का उदाहरण दिया आपने। मतलब हर टूटा हुआ वादा धोखा नहीं होता, लेकिन अगर शुरुआत से ही नियत में खोट थी तो कानून डंडा जरूर चलाएगा। एकदम सही समझे आप। चलिए अब इस रिश्ते के सबसे गंभीर और दूरगामी परिणामों पर बात करते हैं। मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए एक बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। समाज तो अक्सर ऐसे बच्चे को ताने मारता है या अजीब नजरों से देखता है, लेकिन कानून उस बच्चे के भविष्य और अधिकारों को कैसे सुरक्षित करता है? देखिए, समाज की नजर चाहे जो हो, कानून की नजर एकदम साफ है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा पूरी तरह से वैध यानी लेजिटिमेट माना जाता है। अच्छा, मतलब उसे सारे हक मिलते हैं? बिल्कुल। उस बच्चे के अधिकार किसी भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे से 1% भी कम नहीं होते। मतलब पिता की संपत्ति में उसे पूरा कानूनी हक मिलेगा? हाँ, उस बच्चे को पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, उसमें पूरा हक मिलता है। वो क्लास 1 लीगल हेयर माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही उसे अपने पिता से मेंटेनेंस मांगने का भी पूरा कानूनी अधिकार है। अगर पिता अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है, तो फैमिली कोर्ट के जरिए उसे मजबूर किया जा सकता है। ये सुनकर काफी तसल्ली मिली कि कम से कम बच्चे का भविष्य तो सुरक्षित है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स नजर आ रहा है। वो क्या? लोग सालों साल लिव इन में साथ रह लेते हैं, साथ में मिलकर EMI भरते हैं, टीवी, फ्रिज, गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन वसीयत या बैंक नॉमिनी के बारे में सोचते भी नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जरा सोचिए, अगर किसी एक पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? बच्चा तो क्लास 1 हेयर बन गया, लेकिन जिस महिला ने 20 साल उस आदमी के साथ गुजारे हैं, उसका क्या होगा? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी कानूनी त्रासदी देखने को मिलती है। एक लिव इन पार्टनर कानूनी रूप से
वारिस यानी लीगल हेयर नहीं होता। मतलब शादी और लिव इन में यहाँ पर फर्क आ जाता है। बिल्कुल। शादीशुदा पति पत्नी एक दूसरे के कानूनी वारिस होते हैं, लेकिन लिव इन में ऐसा अपने आप नहीं होता। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए और उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो जिस पार्टनर ने 20 साल साथ निभाया उसे धेला भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, एकदम सही। उसे कानूनी रूप से कुछ नहीं मिलेगा। मृतक पार्टनर के परिवार वाले जैसे माता पिता या भाई बहन आकर उस पूरी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। बाप रे, ये तो। और जो इंसान सालों से साथ रह रहा था वो रातों रात बेघर और खाली हाथ हो सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक और डरावनी स्थिति है। ये तो सरासर अन्याय जैसा लगता है। फिर इसका व्यावहारिक बचाव क्या है? कैसे कोई कपल इस बर्बादी से बच सकता है? बचाव बहुत सीधा है, लेकिन उसके लिए भावनाओं से बाहर निकलकर कागजों पर काम करना होगा। अगर कोई कपल लंबी अवधि के लिव इन में है तो उन्हें जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने चाहिए। और क्या करना चाहिए? मेडिकल इंश्योरेंस या जीवन बीमा में एक दूसरे को नॉमिनी बनाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, एक स्पष्ट वसीयत यानी विल जरूर बनानी चाहिए। अच्छा, मतलब नॉमिनी बनाना ही काफी नहीं है? नहीं, नॉमिनी सिर्फ पैसों का केयरटेकर होता है, असली मालिक वसीयत से तैयार होता है। ये छोटे छोटे कानूनी कदम ये सुनिश्चित करते हैं कि कल को अगर कोई अनहोनी हो जाए तो पीछे छूट गए इंसान को परिवारों वालों के सामने संपत्ति के लिए दर-दर ना भटकना पड़े। बहुत ही गहरी बात कही आपने। कुल मिलाकर बात यही है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन कागजी कार्यवाही और कानूनी समझ अपनी जगह। बिल्कुल सही कहा। अपनी भावनाओं को कानून की ढाल पहनाकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। कागज रिश्ते को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मजबूत करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर मैं इस पूरी बातचीत का सार निकालूं तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि कानून कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। बिल्कुल। और जहां तक मेरी समझ है, परेशानी तब आती है जब हम चीजों को अनौपचारिक छोड़ देते हैं। अगर सही प्रक्रिया का पालन किया जाए, रेंट एग्रीमेंट, लिव इन एग्रीमेंट और जरूरी सबूत सही रखे जाएं, तो ना मोहल्ले वाले बेवजह परेशान कर सकते हैं और ना ही कोई और। आपकी जानकारी और आपके दस्तावेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान शब्दों में हमने इस पूरे कानूनी सफर को समझा। अब अंत में मैं एक ऐसा विचार रखना चाहूंगी जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जी बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, क्या हमारे समाज में लोग शादी के बंधन को महज इसलिए निभाते रहते हैं क्योंकि वहां समाज का डर होता है? लोग क्या कहेंगे वाले डर से घुट-घुट कर जीते हैं। ये तो सच्चाई हमारे समाज की। लेकिन लिव इन में, जहां बाहर निकलने का रास्ता अपेक्षाकृत आसान है, वहां रिश्ते को जिंदा रखने के लिए रोज एक दूसरे का सम्मान करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या लिव इन रिश्तों ने हमें ये सिखाया है कि रिश्ते महज एक कागज या रस्म से नहीं, बल्कि रोज की आपसी समझ और इज्जत से चलते हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या भारत में एक अलग और स्पष्ट कानून बनना चाहिए या मौजूदा नियम ही काफी हैं? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।